कि मुझे 2006 में कैंसर डायग्नोज हुआ। 2005 में मेरी शादी होती है, 2006 में मुझे कैंसर डायग्नोज होता है, ठीक है। और वो एक बहुत रेयर टाइप वाला कैंसर होता है, ठीक है। और मतलब डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट उस पर करते हैं और मतलब वो कहते हैं 50-50 है, बचे ना बचे। 1 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद उससे अगले साल भी वो ट्रीटमेंट क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ, क्योंकि उनको कोई ऐसे नोड मिले कि जी कि ये हैं कैंसर वाले नहीं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री है तो हमें दोबारा ट्रीट करना पड़ेगा। तो इन ए वे उसको आप रिकरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन इन ए वे वो 2 दफ़ा मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद मेरी लाइफ वैसे ही मतलब स्टार्ट हो गई। मैं जॉब करती थी, मैं फैशन डिज़ाइनर थी, तो मैं एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे जॉब करती थी। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट बदला, फिर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में चली गई। तो बस जॉब करते करते मुझे लगा कि नहीं, मेरा लाइफ का कोई मकसद है, मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है। मुझे जो होता है ना इनर एक सेटिस्फेक्शन आपको होती है कि भाई आपको दुनिया में आपको एक इतनी बड़ी बीमारी मिली 21 साल की उम्र में, तो अब आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। तो उस पर्पस को एक्सप्लोर करते करते मैं एक कोर्स पे चली गई, उसको कहते हैं हैप्पीनेस कोर्स, ठीक है। और वहाँ हैप्पीनेस कोर्स बोलते हैं। और उसमें जी वो कहते थे आप ना दिमाग से बड़ी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मैं कहती थी दिमाग की तो अपनी मर्जी होती है, वो तो ओवर थिंकिंग करता है, वो तो कभी जैसे उन्होंने बताया कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहता उतना। तो मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी कि अच्छा भाई मेरे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कैंसर का, जिसने नाम सुना होगा आपको पता है कितना मुश्किल ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वो फिर जब मैंने उन्होंने वहाँ पे वो कराते थे, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराते थे। और फिर जब मैंने वो एक्चुअली में जिसको आप दुआ कह लें, मैनिफेस्टेशन कह लें, या आजकल अंग्रेजी का एक बड़ा फैंसी वर्ड आया हुआ है मैनिफेस्टेशन, मैं इसको दुआ कहती हूँ। तो मैंने अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उस तरह से, जब मैं मेडिटेशन करती थी, वो योगा मेडिटेशन कराते हैं और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो जब मैं करती थी तो मैं अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मतलब वो उसको इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी ठीक हो रही है। और आप यकीन करें कि ये मैं एक फ़र्स्ट हैंड खुद इन्फॉर्मेशन अपनी दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड इस चीज़ के गवाह हैं। और मेरे वाकई में जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सब साइड होना शुरू हो गए, ठीक है। पहले मुझे होता था, मैं बैठी होती थी, हाय मुझे तो कमज़ोरी हो रही है, मेरे एनर्जी लेवल लो हो रहे हैं। और ये कैंसर पेशेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, अगर आप उनसे कभी बात करेंगे वो यही कहेंगे आपको, बस हम बैठे बैठे हम थक जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन उसके बाद मेरी सेहत अच्छी होनी शुरू हो गई। और अब आप यकीन करें कि इतने सालों के बाद, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, लेकिन विद दीज प्रैक्टिसेस मेरा हेल्थ और मेरी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, ठीक है। वो कैसे हुई वो उसके बारे में अभी आगे थोड़ा सा मैं बात करूँगी, लेकिन वो सब कुछ इम्प्रूव हुआ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के फिर मैंने आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों को काउंसिल करना शुरू किया, ठीक है। नाउ आई सपोर्ट कैंसर पेशेंट। और फिर इसी तरह फिर मैंने एक दिन हिम्मत की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा स्टिग्मा जो होता है ना कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी है, या कोई बंदा मुसीबत से गुजर रहा है, तो सबसे पहले हमारी सोसाइटी ये कहती है कि ये तो इस बंदे की गुनाहों की सज़ा है। मेरे इर्द गिर्द जितने भी कैंसर पेशेंट हैं या सर्वाइवर्स हैं, वो सारे यही बात करते हैं कि जी हमने ये बात सुनी हुई है कि हमें लोगों ने ये कहा है कि ये तो इसके गुनाहों की सज़ा है, ठीक है। मतलब ये इतना भारी काम है, ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अब अगर मैं कहूँ मेरे लिए तो ये गुनाहों की सज़ा नहीं थी। 21 साल तक मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब मेरी मुझे पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिली है, ठीक है। तो वो फिर मैंने हिम्मत की और फिर उसके बाद आके मैंने इस तरह अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू की, ताकि मेरे साथ के और जितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं या कैंसर पेशेंट है जो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता थी बीमारी होती है उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए, और इस तरह और भी बहुत सारे लोग आगे इस तरह फॉरवर्ड आए, फिर उन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू कर दी है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना आप एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं कि जी जिससे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक होप दे रहे हैं, एक करेजमेंट दे रहे हैं, इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में दुनिया बेतहाशा काम है जो एक बीमारी से ठीक होने के बाद आप कर सकते हैं। बीमारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी बातें मैं और करूँगी, वो ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि आप ब्रीदिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आप जब इस दुनिया में आते हैं, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं। जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी काम क्या आप करते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो उस सांस से इस सांस के दरमियान में क्या है, आपकी पूरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो मैं जो ये योगा आपको मेडिटेशन वाली बात बता रही हूँ, इसमें मैंने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम किया है, ठीक है। उसमें एक वो सेट पैटर्न होता है जिसमें रिदमिक ब्रीदिंग होती है, वो आप डेली प्रैक्टिस उसको करते हैं, उससे जो है आप एक अल्फा स्टेट में जाते हैं, ठीक है।
और वो किस तरह से होता है देखें हमारी बॉडी में, ये इसके पीछे पूरी एक साइंस है, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड है ना वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो उनको साइंटिफिकली चीज़ें समझानी पड़ती हैं। तो इसके पीछे पूरी साइंस ऐसे है कि आपकी बॉडी में 50 से 70 बिलियन सेल्स रोज़ बनते हैं और रोज़ ख़त्म होते हैं, मरते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अगर आप स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, आप एंजाइटी का शिकार होंगे, तो आप बताएं आपकी बॉडी में कैसे सेल बनेंगे? हेल्दी सेल तो नहीं बनेंगे ना, एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप जो है स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होंगे? हेल्दी सेल्स बनेंगे। तो फिर क्या होगा? उतना आपका जो, अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में, देखिए कैंसर सेल हर बॉडी में मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो आपकी में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। वो एक जगह अगर कहीं पड़ा हुआ है वो बस पड़ा रहेगा वहां पे, वो ग्रो नहीं करेगा आपकी बॉडी में। कैंसर सेल तो हर बॉडी में मौजूद है, किसी में एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी में नहीं होते। सो बेसिकली इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपके क्या होते हैं, आपके हेल्दी सेल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं और आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा भी स्ट्रेस फ्री रहने का क्या तरीका है, तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कि आपने अल्फा स्टेट क्या होती है? लम्हा मौजूद में रहना, ठीक है। अब ये बात तो उन्होंने कर दी, ठीक है, कासिम साहब ने, कि जी आपको लम्हा मौजूद में रहना है, लेकिन वो क्या तरीके हैं जिससे आप लम्हा मौजूद में रहेंगे? कोई आप में से मुझे बताना चाहेंगे कैसे आप रहें? ठीक है, चले हम ऐसे करते हैं, हम चुटकी बजाते हैं। आप कहें नाव, ऐसे चुटकी बजाएं सारे, और कहें नाव, नाव में आओ, नाव 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 नाव। तो आप आगे ना एकदम से लम्हा मौजूद में, ठीक है। लेकिन हम सारा टाइम तो चुटकियाँ नहीं बजा सकते, ठीक है। तो फिर क्या है, जो हमारा सांस है बेसिकली, वो अगर हम उसको, अगर आपको, जैसे आप कहते हैं ना एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज आपने क्यों करनी होती है? उसमें भी क्या होता है, आपकी रिदम, जो ब्रीदिंग है वो ऊपर नीचे होती है, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो में लेकर आती है। और इसी तरह वही जो सेलों का, अगर आपको बात कराऊंगी, इतने हज़ार सेल बनते हैं और वो ख़त्म होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, जब आप कभी खुदा न खास्ता किसी बंदे का सोचें कि वो डिप्रेशन में है, तो हमेशा सबसे पहले क्या कहते हैं, आप थेरेपिस्ट क्या कहता है, जाएँ आप जाके पार्क में बैठें, ठीक है, नेचर के पास जाएँ और आप वॉक करें। उसका क्या है, ताकि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन सेल्स आपके एक्टिवेट हों, ठीक है, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिले, ताकि आपकी जो सोचें हैं, नेगेटिव सोचें, वो पॉजिटिव में नेचर के करीब जाएं और वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अभी हम करते हैं एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो उसके लिए यू हैव टू, ऑल हैव टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। क्योंकि सारा टाइम तो हम चुटकियां नहीं बजा सकते, तो इंस्टेंटली प्रेजेंट मूवमेंट में आने का क्या तरीका है? आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस, एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने सुनना है। ब्रीद इन, होल्ड होल्ड होल्ड, एंड ब्रीद आउट। नोज से करें या मुंह से करें, आपकी मर्जी है। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड। दिमाग में क्या हो रहा है, क्या सोच आ रही है? प्रेजेंट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, या पास्ट में जा रहा है? बी विद इट एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, hold, 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 and breathe out. One more time, breathe in, and this time you have to hold your breath little longer, and when you breathe out, you have to breathe out very very slowly, and you have to feel each breath coming out from your nose. आपने एक एक ब्रेथ आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ना है, कि आपने फील करना है कि आपके लंग्स खाली हो रहे हैं और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली रब योर पाम्स, हाथों को मलें और अपनी आंखों पर रख लें, और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लें। सो कैसा था ये अभी उसका कहते हैं ना, एक वो चुटकी भर भी नहीं था जो मैंने आपको बताया। आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में आए कि नहीं आए?
ठीक है, आ गए ना। तो यही बेसिकली आपका लाइफ का वे टू फॉरवर्ड है कि आपने ज़िंदगी में ऐसे कैसे रहना है। ठीक है, कुछ दिन आपका वही बात है ना, आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी बात, और फिर आपका ये एक लाइफ स्टाइल बन जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे कि ये होगा तो हाँ जी नहीं, मैं प्रेजेंट नहीं, मैं पहले फ्यूचर का सोचूंगी ना, मैं पास का सोचूंगी। आप इसी जगह पे होंगे। ठीक है, जैसे आज आप इस वर्कशॉप में हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ख्याल हो अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना, लेकिन कुछ नैनो सेकेंड के लिए भी आप लोग इस प्रेजेंट मोमेंट में आए होंगे। ठीक है, अच्छा चले नेक्स्ट अगेन कम बैक टू हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि जी मैंने अपने आप को पहले तो एक मैंने रिकवर किया अपने आप को इस सारी चीज़ से। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द, अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहला क्या चीज़ होती है जो आपको ये हिम्मत और हौसला देती है। ठीक है, नंबर 1 चीज़ होती है आपकी विल पावर, कि आप उस बीमारी से फाइट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, इसमें एक वो चीज़ आती है, आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है? उसमें क्या होता है कि जी आप एक मेडिसिन है, ठीक है, वो सर दर्द 3 लोगों को था, एक को उन्होंने सर दर्द की गोली दी, एक को उन्होंने खाली गोली दे दी और एक को कोई और गोली दे दी। ठीक है, और उनको कहा जी ये आप लोग खाएं आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, उन लोगों ने इमेजिन किया जी कि मेरी इससे सर दर्द ठीक हो जाएगी, तो तीनों का उससे सर दर्द क्या हुआ, ठीक हो गया। वो क्या था कि उन्होंने कहा कि जी ये दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। अब इसका एक उलट होता है, एक नसीबो इफेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि आप उलट सोचना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देती है, एक बंदा गया डॉक्टर के पास, वो अपना कोई इलाज कराने गया, तो उसने उसको टेस्ट लिखे, तो उसके बाद तुम्हें तो कैंसर है। ठीक है, उसके बाद विद इन 2 months उस बंदे की इस बीमारी की सोच के ही उसकी इस से डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उसका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है उसको तो कभी कैंसर था ही नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत थी। वो क्या था कि उसने उसको ऊपर अपने ऊपर तारी कर लिया उस बीमारी को कि जी अब तो मुझे कैंसर हो गया, बस अब तो मेरी मौत ही वाक़या होनी है। ठीक है, ये उसका उलट इफेक्ट है। तो अगर आप कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पॉइंट आता है जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, जिसमें मुझे अक्सर औकात क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है, सूरत रहमान। ठीक है, कि आप सूरत रहमान की बात करें जी, मेरी जो लाइफ है, जो मुझे ट्रीटमेंट ने हेल्प आउट किया था वो सूरत रहमान ने किया था। ये विल पावर के ऊपर जिसको कहते हैं ना, आपने एक तड़का लगा दिया है सूरत रहमान का। ठीक है, इसमें इतनी पावर है कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे जब मेरे पे ये बीमारी आई थी, मुझे किसी ने कहा जी आप 3 टाइम ये सूरत रहमान सुने और बड़े रिलीजियसली सुननी है। तो मैं बड़े रिलीजियसली 2 हफ्ते आप मैंने सुनी वो, उसके बाद मैं वंस इन अ डे सुनती थी। ठीक है, 3 सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवाई खा रहे हैं ना, ये उस तरह थी सूरत रहमान आप सुने। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से वो एक विल पावर आई और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई कि भी नहीं मैं तो ठीक हो जाऊँगी। हालांकि मेरी जो बीमारी थी, अगर आप इसके ऊपर क्लियर सेल कार्सिनोमा लिख के सर्च करें, आपके मतलब जिसको कहते हैं ना आपके खून के आंसू आ जाते हैं कि भाई ये बीमारी इतनी रेयर है कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसका इलाज हुआ, अब आप देखें इतने सालों के बाद, 19 साल हो गए इस बात को, और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। तो वो उस सूरत रहमान ने मुझे क्या किया, हेल्प आउट किया। ठीक है, और सूरत रहमान की बहुत पावर है। अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर तो है ही ये कि आप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है कि जी आपने जो अपना इलाज है, जो आपको डॉक्टर ने बताया है, एक तो उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई डॉक्टर, आप गला ख़राब भी होता है ना, तो ये आपका राइट है कि आप अपने डॉक्टर से सवाल उसके बारे में ज़रूर करें। ठीक है, एक तो आपका नॉलेज होना चाहिए कि आपको बीमारी क्या है, उसके बाद आप उस ओपिनियन के ऊपर ना रहें। ठीक है, अगर आपका कोई कह रहा है ना डॉक्टर कि मैंने आपका दांत निकालना है, तो आप उस डॉक्टर के बाद किसी और डॉक्टर से भी ओपिनियन ज़रूर लें। ठीक है, ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई मेरा वो दांत निकालना चाहता है, क्या वो सही कर रहा है, बेशक उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है शौकत खानम का कि मुझे वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप, हालांकि उस टाइम पे इतने सारे हॉस्पिटल पाकिस्तान में ही नहीं थे, तो हमने बाहर अपनी ईमेल्स भेजी थी कि जी ये ट्रीटमेंट हमारा उन्होंने प्लान किया, क्या ये सही है। ठीक है, और वो 100% बिल्कुल सही ऐसा ही ट्रीटमेंट था जो यहाँ पे प्लान हुआ था, वो वहाँ पे था। और उन्होंने कहा कि आप दूसरी नहीं, आप तीसरी ओपिनियन भी लें। तो ये आपका राइट है। खुदा ना खास्ता अगर आपका गला भी ख़राब है तो आपने ओपिनियन, अगर आपको दवाई दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें।
ठीक है, कि आपको क्या दवाई आपकी बॉडी में जा रही है और डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है। कई दफ़ा गलती हो जाती है, वो भी इंसान है, उनसे भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी है, इसमें क्या चीज़ ऐसी जा रही है जिससे आपका इलाज हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट करेगी। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना कि आपने अपना, अगर हेल्थ है आपकी तो आप उसकी खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पीर बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें मेरे पास अगर ऐसे कोई आ जाए कि जी वो तो हम तो सिर्फ वो, उन्होंने मना किया है हमें कि आपने कोई इलाज, बस मेरा इलाज कराना है, तो नहीं, हमने अपने सारे एवेन्यूज़ ओपन रखने होते हैं। ठीक है, एलोपैथिक भी का इलाज भी है और वो रूहानी इलाज आपने कराना है, आप कराएं, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा। अगर आपका उसमें फेथ है आप वो भी कराएं, लेकिन जो डॉक्टरों वाला इलाज है वो भी आपने लाजमी कराना है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात ये होती है जो विल पावर के साथ अटैच है कि आपकी बॉडी के अंदर 100% हीलिंग पावर होती है। कोई बिलीव करता है इस चीज़ पे कि नहीं? ठीक है, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री और इस टाइप की चीज़ें देखी हैं जिसमें लोगों ने मेडिसिन से तो ट्रीटमेंट किया ही है, लेकिन आपकी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड करती है अगर आप ये सोच के करें। लेकिन उसमें क्या है, खाली ये नहीं कि नहीं मैं बैठ जाऊं और मैं कहूँ जी मेरी तो बॉडी में हीलिंग पावर है, अगर मैं कहूँ मैंने मेडिटेशन से अपने आप को ठीक किया है, उसमें और फैक्टर्स भी हैं। वो क्या है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? अच्छा यार, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। आप कोई वॉक करते हैं कुछ? हाँ, तो एक्सरसाइज करना एक ऐसे लोग ने एक्सरसाइज को भी से एसोसिएट किया हुआ है कि जी अगर आपने पतले होना है तो तब आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपका डेली लाइफस्टाइल है। जैसे आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह आपकी कोई एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। या आप योगा करें, या आप पार्क में जाके वॉक करें, या आप जिम ज्वाइन करें, या कोई भी आपको एक्सरसाइज है जिससे आपकी माइंड, मतलब आपकी एक ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बॉडी एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहे। उससे क्या होता है, वो भी आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज करती है।